Dear students, today I am discussing about application of elasticity, chapter 9. This is the last topic of elasticity. So, first application, what is said? Any metallic part of the machinery is never subjected to a stress beyond the elastic limit of the material. What does it mean? एक मशीनरी का जो मेटेलिक पार्ट है वो इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है. इसमें ज़्यादा स्ट्रेस देने से क्या होगा? उसका परमानेंट एक्सटेंशन हो जाएगा. इलास्टिक लिमिट क्रॉस करने से वो क्या हो जाएगा? परमानेंटली बढ़ जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, परमानेंटली डिफॉर्म. एक मशीन का जो मेटालिक पार्ट है उसको ऐसे ही माने स्ट्रेस देना है जो इलास्टिक लिमिट का अंदर में होना है. इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा देने से क्या हो जाएगा? वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, इसका शेप बढ़ जाएगा. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट में बताया द थिकनेस ऑफ मेटालिक रोप यूज्ड इन अ क्रेन to lift and move the heavy weights is decided on the basis of elastic limit of the material of the rope and the factor of safety. What does it mean? जो क्रेन यूज करता है ना हेवी लोड को इधर से उधर लाने के लिए और कुछ बॉडी को मूवमेंट करने के लिए जो क्रेन यूज करता है, इसका जो रोप होता है इसका थिकनेस कितना होगा वो डिपेंड करता है जो रोप लिया इसका मटेरियल का पर डिपेंड करता है, आर डिपेंड करता है या ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी. फैक्टर ऑफ सेफ्टी मीन्स कि कहाँ कितना लोड इसको बियर करना पड़ेगा, कितना लोड इसको बियर करना पड़ेगा, तो इसका पर डिपेंड करेगा द थिकनेस ऑफ द वायर यूज्ड इन द क्रेन. क्रेन में जो वायर यूज होता है, रोप यूज होता है, उसका थिकनेस किसका पर डिपेंड करता है? और रोप का जो मटेरियल है उसका पर डिपेंड करता है. और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट मीन्स कि वो कितना लोड बियर करेगा, कितना लोड इसको लिफ्ट करना पड़ेगा, इसका पर डिपेंड करेगा. The bridges are declared unsafe after long use. कुछ ब्रिज में देखोगे लिखते हैं ब्रिज इज वीक, लोड लिमिट इज 10 टन, 2 टन लाइक दिस. इसका मीनिंग क्या है? इससे ज़्यादा वो ब्रिज से जाने से वो ब्रिज कोलैप्स कर जाएगा. और ब्रिज क्या है? always due to alternate strain इसका इलास्टिसिटी रिड्यूस हो गया. तो इसके इलास्टिसिटी रिड्यूस हो गया इसलिए क्या होगा? वो वीक हो गया. तो इसी कारण से ज़्यादा लोड ब्रिज से लेके जाने से और ब्रेक हो जाएगा. दैट मीन्स कि ब्रिज कोलैप्स कर जाएगा. वही बताए. इन डिजाइनिंग ए बीम फॉर इट्स यूज टू सपोर्ट ए लोड, इट इज advisable to increase its depth rather than
the breadth of the beam. जब कोई बीम बनाता है तुम लोग देखा वो बीम का डेप्थ ज़्यादा होता है, ब्रेथ कम होता है। जैसे ट्रेन का जो रेल होता है ना, उसका डेप्थ ज़्यादा होता है, ब्रेथ कम होता है। किस लिए? क्योंकि जब ट्रेन जाएगा, हम लोग का एम क्या है, और जो रेल है, रेल डू नॉट बेंड। तो एक फॉर्मूला है, डेल्टा इक्वल टू WL³ बाई 4YB/D³। तो डेल्टा मीन्स कितना डिप्रेस होगा, कितना ब्रिज और बीम कितना डिप्रेस होगा जब उसका पर लोड देना है। W इज द लोड, L इज द लेंथ ऑफ द बीम और ब्रिज, 4Y means young modulus of the beam, B breadth of the beam, D depth of the beam, and delta is the how much it depressed. You see, to reduce delta, we should reduce this and increase this. But you see, we cannot reduce weight. If you reduce weight, then our aim will not be successful. We will not be successful to make a bridge. So you cannot decrease this. Length of the beam, this cannot be also reduce. If you reduce, you have to give pillar very close to each other. It will be very costly. Young modulus, it cannot be changed. This depend upon material. Now you are getting B and D. So delta, you see, delta now you see, if you increase this will decrease. If you increase 2 times, then delta will be half times. But if you increase 2 times, delta will be 1/8 times. Depression will be 1/8 times. 1/8 times more less than 1/2 times, and due to which the depth will be more than the breadth. In case of beam, in case of rail, in case of bridge, इसका डेप्थ ज़्यादा होता है, ब्रेथ कम होता है। इसका शेप कैसा होता है? जस्ट लाइक आई का शेप होता है। द डिप्रेशन of a beam when it is under the load is delta equal to WL³ by 4YB/D³. But our aim is that delta will reduce. Delta reduce means you can reduce this, but you cannot reduce this. Y cannot be changed because it depends upon material which is used. So this depend upon B and D. So this and this. If you increase B 2 times, then delta will be proportional to 1/2. If you increase 2 times, then delta will be 1/2³. Then means delta will be 1/8 times. This is very lesser than this. So we prefer depth rather than breadth to increase. আমরা ब्रेथ से डेप्थ को ज़्यादा इंक्रीज करता हूँ।
ब्रेथ से लेंथ को ज़्यादा, डेप्थ को ज़्यादा इंक्रीज करता हूँ। इससे क्या होता है, वो बीम का डिप्रेशन और रेल का डिप्रेशन कम होगा। नेक्स्ट है ए हॉलो शेफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन ए सॉलिड शेफ्ट, यू सी, ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल। जैसे आयरन से एक पाइप बनाया, सेम अमाउंट ऑफ आयरन से एक पाइप रॉड बनाया, ये दोनों में कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग होगा? क्वेश्चन इज दिस। तो पाइप विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन द रॉड। हाउ? यू सी, you have chosen a pipe and a hollow shaft and a solid shaft. Which will be more stronger? Answer is hollow shaft, if they are made up of same material and same amount of material. You see, for solid shaft, torque equal to pi eta r to the power 4 by 12. This is formula. एक सॉलिड शेफ्ट में फोर्स अप्लाई करने से इसका जो टॉर्क होगा, टॉर्क का एक्सप्रेशन इज टाउ इक्वल टू पाई ईटा रिजिडिटी मॉड्यूलस r to the power 4 वो शेफ्ट का रेडियस बाई 12 शेफ्ट का लेंथ। एंड इफ इट इज hollow shaft, for hollow shaft tau dash equal to pi eta r2 to the power 4 minus r1 to the power 4 by 2l. So what will be tau dash by tau? Therefore tau dash by tau equal to, divide करो, pi eta r2 to the power 4 minus r1 to the power 4 by 12 divided by this, that means कि 12 by pi eta r2 to the power 4. 12 cancel, pi eta cancel, so it is r2 to the power 4 minus r1 to the power 4 by r to the power 4. It can be split up r2 square minus r1 square into r2 square plus r1 square by r to the power 4. Now you see, since they are made up of same material, so what will be volume? Solid shaft का volume pi r square l, hollow shaft का volume pi r2 square minus r1 square l. This is the volume of solid shaft, this is the volume of hollow shaft. तो pi cancel, l cancel, so what we are getting? R square equal to r2 square minus r1 square. So from this relation what we are getting? So this is equation 1. Therefore from 1 what we are getting? Tau dash by tau equal to r2 square minus r1 square equal to r square. So r square into r2 square plus
r1 स्क्वायर बाई r टू द पावर 4। सो कैंसिल दिस, 2 हो जाएगा। सो इट इज r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर बाई r स्क्वायर। यू सी r स्क्वायर इक्वल टू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, माइनस करने से r2 स्क्वायर साथ इक्वल होता है, तो यहाँ पे प्लस है, देन मीन्स की दिस इज ग्रेटर देन दिस, सो दिस इज ग्रेटर देन 1। r स्क्वायर इज r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, सो r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन r स्क्वायर, सो दिस इज ग्रेटर देन r स्क्वायर, so if you divide this will be greater than 1, so what we are getting, therefore tau dash is greater than tau। clear? This is expression for solid shape, this is for hollow shape, डिवाइड कर दिया। इसके बाद दोनों का वॉल्यूम सेम कर दिया, क्योंकि सेम मटेरियल सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल से बना हुआ है, तो इसी कारण से हो गया। इसका वैल्यू वहाँ पे पुट कर दिया, तो हम लोग को मिल रहा है टाउ डैश ग्रेटर देन टाउ। दैट मीन्स कि हॉलो शेप्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड शेप्ट। व्हाट इज इलास्टिक फैटिग? इलास्टिक फैटिग क्या है? कोई इलास्टिक बॉडी में ऑलवेज ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेंथ्स होने से क्या होता है, उसका इलास्टिसिटी घट जाता है, इसका इलास्टिसिटी घट जाता है। दिस इज कॉल्ड द इलास्टिक फैटिग। इलास्टिक फैटिग, व्हाट इज सेड इलास्टिक फैटिग? कोई इलास्टिक बॉडी में ऑलवेज ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेंथ अप्लाई करने से इसका स्ट्रेंथ घट जाता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड द इलास्टिक फैटिग। ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ जाओ, कैसे डिपेंड करता है इलास्टिसिटी? टेम्परेचर बढ़ने से इलास्टिसिटी घटता है, टेम्परेचर बढ़ने से इलास्टिसिटी घटता है। इसके बाद हैमरिंग और रोलिंग करने से इसका इलास्टिसिटी बढ़ता है। कोई मटेरियल इलास्टिक बॉडी में हैमरिंग और रोलिंग करने से इसका इलास्टिसिटी बढ़ता है। इसके बाद टेम्परेचर हीट करने से इसका इलास्टिसिटी घटता है। एनेलिंग करने से इसका इलास्टिसिटी घटता है। क्या बताया? हैमरिंग का इलास्टिक बॉडी है, इसके हैमरिंग करने से और रोलिंग करने से इसका क्या होता है, इलास्टिसिटी बढ़ता है। तो ओके, बाय।